यूटीआई का मसला है, इसकी रीज़न क्या होती है? यूटीआई बेसिकली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ज़्यादा होने की वजह भी शायद ये है कि चाहते हुए भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। 90% खवातीन में और 10% मेल में होते हैं। आपकी गट हेल्थ की बहुत सारी कमजोरियाँ, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। इसीलिए जब आप वॉशरूम कभी भी कहीं पे भी जाएं तो आप वहाँ ज़्यादा सारा पानी पहले बहाएं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो खाई जाती हैं जिनकी वजह से यूटीआई हो जाता है। कॉमन प्रॉब्लम है वो है लिकोरिया का इशू। रेंज तक बीमारी नहीं है, ये हर खातून के साथ होता है। बाज़ बच्चियों में जो होता है वो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि ख़वातीन अक्सर मतलब यूरिन के दौरान ना उनको पेन फील होना, जलन होना, और जब वो टेस्ट करवाती हैं अपने तो उनके टेस्ट नॉर्मल आते हैं। बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप वो खुराक खाओ जो आपके लिए हेल्दी है। अब बाहर से चिकन नहीं खाना, घर में चिकन बना देते हैं लेकिन बनाना चिकन ही है। सब्जियां इस्तेमाल करना, ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करना, फ्रेश फ्रूट्स का खाना। कोई भी बीमारी है 50% इधर से होती है। एंटीबायोटिक खाने से जो बॉडी है उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे लॉन्गर रन में? इसमें आपका सबसे बेहतरीन हल ये है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पुरसकून ज़िंदगी की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिना तनवीर। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक ये है कि ख़वातीन में यूटीआई का बढ़ता हुआ मसला बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। ख़वातीन के इन मसले मसाइल पर उस तरह से बात तो होती है लेकिन एक अवेयरनेस नहीं है, डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ूबिया जो कि होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हैं। वो इस सिलसिले में डिस्कस करेंगी और बताएंगी अपने एक्सपीरियंस से कि इन तमाम मसले मसाइल का कैसे हल निकाला जाए। वेलकम करते हैं डॉक्टर ज़ूबिया का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि यूटीआई का मसला बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है औरतों में, ठीक है, और इस चीज़ के बारे में उस तरह से इतनी अवेयरनेस नहीं है। लाइक डिस्कशन का पार्ट बनता है लेकिन अवेयरनेस नहीं है लड़कियों में इतना, लड़कियाँ आपस में बात नहीं उस बारे में करती, इवन के माओं से भी नहीं कर पाती। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो यूटीआई का मसला है इसकी रीज़न क्या होती है कि ये क्यों इतना बढ़ रहा है और इसका इलाज क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जैसे बात की कि ये एक ऐसा इशू है कि बहुत ज़्यादा है लेकिन इस पे बात नहीं की जाती। ज़्यादा होने की वजह भी शायद ये है कि चाहते हुए भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, और अवेयरनेस ना होना ये है कि किस तरह से ख्याल रखना है वो नहीं रखा जाता। अब बात हम ये करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जानना ये ज़रूरी है कि यूटीआई है क्या, क्योंकि बेसिक पता नहीं होता मोस्टली। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सिम्टम्स को मिलाकर एक कोई डिज़ीज़ बना दी जाती है और उसको मिक्सअप कर दिया जाता है। यूटीआई बेसिकली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अब ख़वातीन में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल में ये चांसेस बहुत कम होते हैं। आप कह लो कि 90% ख़वातीन में और 10% मेल में होते हैं। अब ख़वातीन में 90% इस वजह से होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़वातीन को ज़्यादा होता है। अच्छा, और इसकी क्या वजह है? इसकी रीज़न एक तो हाइजीन का ख्याल ना रखना, ये रीज़न हो सकती है। फिर दूसरा ये होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसके बाद जो है वो उस तरह से उनको रिकवर नहीं किया जा रहा होता। हम कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली रीज़न हो सकता है। एग्जैक्टली, हार्मोन्स जो होते हैं हमारे डिस्टर्ब हुए होते हैं, एक तो ये वजह भी हो सकती है यूटीआई की। दूसरी रीज़न होती है कि हमारे जो वॉशरूम है जो ख़वातीन यूज़ करती हैं वो साफ़ ना होना, उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। आपकी गट हेल्थ की बहुत सारी कमज़ोरियाँ, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न होती हैं। आपको कोई इन्फेक्शन हुआ किसी चीज़ का, यूट्रस का कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी है स्टमक में तो उसकी वजह से भी ये ट्रबल्स आ सकती हैं। एग्जैक्टली, आपकी यानी कि आपके स्टमक के ट्रबल्स जो होते हैं वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपकी यूट्रस के जो ट्रबल्स होते हैं वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना वो चांसेस ये हैं कि ख़वातीन कहीं अगर कोई किसी का यूज़ किया हुआ वॉशरूम आपने यूज़ कर लिया तो साफ़ नहीं है, वहाँ कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई इस तरह की चीज़ है तो घर के वॉशरूम्स तो अक्सर मतलब ऑब्वियसली वो साफ़ हो जाते हैं लेकिन बिल्कुल जो यंग लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं वो अक्सर हॉस्टल्स वगैरह में जो रही हों उनको आइडिया होता है इस चीज़ का कि हॉस्टल्स के जो वॉशरूम्स होते हैं वो अक्सर वो साफ़ नहीं होते, वहाँ से इन्फेक्शन होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, चांसेस होते हैं। इसीलिए जब आप वॉशरूम कभी भी कहीं
कहीं पे भी जाएं तो आप वहाँ ज़्यादा सारा पानी पहले बहाएं अच्छा। और उसको साफ़ ज़रूर कर लें, ठीक है। हाइजीन का थोड़ा ख्याल करें। ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए ख़ासकर ये बात होती है कि हाइजीन, स्पेसिफ़िकली हाइजीन का ख्याल करना बहुत ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरकोर्स के दौरान जो है वो अनहेल्दी जो प्रोसीजर होते हैं उसकी वजह से भी आपको अच्छा, यूटीआई ये भी के एक रीज़न है। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मतलब हेल्दी तरीके से चीज़ें नहीं चल रही, जो कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी अच्छा। यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ख़वातीन में ये बेसिक इश्यूज़ होते हैं। इसका मतलब है मेल्स और फीमेल्स दोनों को इस बारे में एजुकेट होने की ज़रूरत है, नॉट बहुत जस्ट ज़्यादा, फीमेल्स। सिर्फ फीमेल नहीं, मेल को भी एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। बिकॉज़ जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनके साथ, अक्सर शादीशुदा ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं, और उन इश्यूज़ के चलने की वजह यही होती है अच्छा, कि ख़याल नहीं किया जा रहा होता। तो इस चीज़ का इलाज? अच्छा, अब इलाज की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें हाइजीन का ख्याल करना है। ठीक है। ठीक है। अब बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ लोगों को हमने देखा होगा कि उनको यूटीआई की बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा होता है। ठीक है। वो इस वजह से हो रहा होता है कि एक तो मेडिकेशन प्रॉपर, अच्छा यहाँ पे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो खाई जाती हैं जिनकी वजह से यूटीआई हो जाता है। अच्छा, मेडिसिन खाने की वजह से भी खाने की होता है? वजह से भी हो जाता है, वो आपको रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, आपके यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है और आपको यूटीआई हो जाता है। बेसिकली यूटीआई जो है ये इन्फेक्शन है बैक्टीरियल और फंगल, अच्छा। बोथ साइडेड। ये इन्फेक्शन किसी भी साइड से हो सकता है। ठीक है। इसकी एक बेसिक हम कहें ना कि ये लैन है और इस लैन पे ही ये हो सकता है, इसमें जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं इस पे ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। मगर जब भी यूटीआई का इन्फेक्शन होगा तो मतलब या तो वो फंगल है या जो है वो बैक्टीरियल है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये कुछ ये वाली रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हमें हाइजीन का ख्याल करना चाहिए। ठीक है। जब इस तरह का इशू है, हाइजीन का ख्याल इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हाइजीन का ख्याल तो उन लोगों को भी करना चाहिए, उन खवातीन को भी जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो यूटीआई की प्रॉब्लम से बच सकें। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे जो है वो वेजाइनल वॉश निकले हुए हैं। अच्छा। जो आप यूज़ करें वो बहुत अच्छे हैं और वो लाजमी तौर पे यूज़ करने चाहिए। आप साबुन का इस्तेमाल ना अच्छा, करें। आम साबुन जो अच्छा, पड़ा होता है। अब ये वो चीज़ें होती हैं कि जब हम इनको बात करते हैं तो बात प्रॉपरली कर नहीं पाते। ठीक है। खवातीन इवन दो आपस में भी नहीं बात करती, नहीं हाँ, कर पाती। बिल्कुल। लेकिन अगर हम जैसे कुछ टाइम पहले ब्रेस्ट कैंसर पे बात नहीं की जाती थी, अगर किसी बच्ची को कोई इस तरह के इश्यूज़ आते थे तो वो उस टाइम पे वो सामने आते थे जिस टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका होता था और उसकी 3rd स्टेज तक वो पहुंच जाता था। वजह क्या होती थी कि बच्चियां बात नहीं करती थी। वो जो सिम्टम्स आते थे ना ब्रेस्ट कैंसर के, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, वो बता नहीं पाती थी। सपोज़ उनको अगर अपनी ब्रेस्ट पे कोई किसी किस्म की गिल्टी फील होती थी तो वो अपनी माँ से भी इसका जिक्र नहीं करती थी। फिर सोशल मीडिया में अवेयरनेस आई, बात करना शुरू की। अब कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं और कितने केसेस जो हैं वो 1st 2nd स्टेज पे। क्यों ज़्यादा हम कहते हैं कि पहले तो ये केसेस नहीं थे, अब क्यों हैं? पहले इस वजह से नहीं थे कि पहले सामने नहीं आते पहले थे। भी थे लेकिन उस पर बात नहीं वो की जाती। डायरेक्ट उसकी बेचारी की डेथ हो जाती थी, बाद में पता चलता था वजह। अक्सर औक़ात तो पता भी नहीं चलता था, उसकी डेथ हो जाती थी और पता भी नहीं चलता था कि कॉज इसके पीछे जो है वो ये था। इसी तरह ये इन्फेक्शन भी बहुत सीवियर होता है जब होता है। अगर आप इसको स्टार्ट में डिटेक्ट नहीं करते और फिर आप इसकी मेडिसिन नहीं लेते या आप हाइजीन का प्रॉपरली ख्याल नहीं करते, आप इससे अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर ये आपको सीवियर किस्म का बुखार होना, आपको इचिंग रहना और बहुत सारे इवन दो के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो इसकी होम्योपैथी में कोई मेडिसिन? होम्योपैथिक में इसकी कैंथरस बहुत बड़ी मेडिसिन है। कैंथरस बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है, यानी कि आप कहो कि टॉप मेडिसिन में से एक मेडिसिन है कैंथरस। क्यू में यूज़ करनी है आपने, मदर टिंक्चर में यूज़ करनी है। और 200 की पोटेंसी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मदर टिंक्चर ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस वजह से है कि उस टाइम पे हमें चाहिए, जिस टाइम पे ये इश्यूज़ होता है तो हमें चाहिए होता है कि हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट आए। तो ये इंस्टेंटली जो है ना वो इसको रिकवर करने में मददगार साबित होता है। ख़वातीन के एक प्रॉब्लम्स, जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो है लिकोरिया का इशू। ठीक है, उसमें भी ये चीज़ होती है कि बहुत सारी ख़वातीन को यही नहीं पता होता कि ये कोई बीमारी है या ये कोई नेचुरल उनके साथ ये सिलसिला है। ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि कुछ ख़वातीन में ज़्यादा होता है, कुछ ख़वातीन में इतना ज़्यादा नहीं होता, और इसका क्या इलाज है? अच्छा, अब लिकोरिया की जहाँ हम बात करते हैं तो ये एक रेंज तक बीमारी नहीं है।
ये हर खातून के साथ होता है और इसके साथ मसला ये होता है कि पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद लिकोरिया होता है। लेकिन अब कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि वो फटीग का शिकार रहती हैं, अक्सर बीमार रहती हैं। लिकोरिया होना नॉर्मल बात है या कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब अगर किसी को लिकोरिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, और अगर मतलब लिकोरिया किस तरह का है तो वो नॉर्मल है? क्योंकि कुछ जगहों पे हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि लिकोरिया होना नॉर्मल चीज़ है। लिकोरिया होना नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप को विदाउट एनी रीज़न जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इन द सेंस कि अगर पीरियड से एक आध दिन पहले और पीरियड्स के बाद 2-3 दिन बाद अच्छा, वो नॉर्मल है। हाँ, वो नॉर्मल है क्योंकि हार्मोनल चेंजिंग्स आ रहे होते हैं, रिकवरी हो रही होती है, कुछ सेल्स की रिकवरी हो रही होती है, कुछ टूट रहे होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये इशू जो है ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कहो कि पूरा मंथ ये एक सिस्टम चलता है तो फिर ये अब नॉर्मल है, फिर आपको चेक करवाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ा नुकसान इससे ये होता है कि आपकी बच्चियों की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो फटीग का शिकार रहती हैं, वो सुस्त रहती हैं, उनका कलर बहुत पेल रहता है, वो काम नहीं कर पाती, लिथार्जिक रहती हैं हर टाइम पर, मतलब लिथार्जिक कंडीशन होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा इसका जो है एक सामने जब सिम्टम आती है, सबसे बड़ा एक कॉज होता है कि बाज़ बच्चियों में जो होता है वो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, लॉन्गर रन में। अच्छा, लॉन्गर रन में मतलब जैसे अनमैरिड कोई फीमेल है, ठीक है, उसको मतलब अभी वो अनमैरिड है और उसको लिकोरिया का इशू है, तो क्या ये अफेक्ट करेगा लॉन्गर रन में मिसकैरेज होने में? ये इफ़ेक्ट करेगा ना। अब अगर बिकॉज़ ये आपके हार्मोन्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होता है। जब आप इसका उस टाइम पे ख्याल नहीं करेंगे, जब आप इसकी रिलेट करती मेडिसिन नहीं लेंगे या आप इसको बहुत इजी ले लेंगे। अब इसमें भी आगे हम फर्दर जाएं तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी। होम्योपैथी की जहाँ हम बात करते हैं तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम सिम्टम्स पे डिपेंड करके चीज़ें कर रहे होते हैं। तो सिम्टम्स में लिकोरिया में भी बहुत सारी टाइप हैं कि बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा थिक है, कलर क्या है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये मैच करके उस पर मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। जैसे आपने बात की कि बच्चियाँ अभी शादीशुदा नहीं हैं तो उनके साथ ये मसला हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूट्रस की कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है। ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर मैरिज जो है ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसके लिए जो है वो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है और इससे रिलेट करती हुई चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन में, यंग लड़कियाँ स्पेशली, उनमें ये प्रॉब्लम देखा जाता है और ये अक्सर शिकायत आती है कि पीरियड्स होने से कुछ दिन पहले उनको शदीद जो है वो लोअर बेली में पेन, उसके अलावा इन्फेक्शन का सामना ड्यूरिंग लाइक 7 डेज़ जो लड़कियों के होते हैं। तो इसकी क्या वजह है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है? अच्छा, इसमें एक ये भी मसला होता है। एक होता है आपके मसल जो है ना वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी यूट्रस जो है वो स्ट्रेच हो रही है, रिलैक्स हो रही है। बिकॉज एक पूरा साइकिल होता है और उस साइकिल के बाद 23 डेज़, 24 डेज़ और 20 डेज़, ये साइकिल के बाद जो है वो उसने यूट्रस ने अपना पूरा एक प्रोसेस करना होता है। उसमें वो रिलैक्स हो रही होती है, स्ट्रेच हो रही होती है। इस सिनेरियो में भी आपकी बॉडी जो है वो वर्किंग मोड पे होती है, आपके मसल्स वर्किंग मोड पे होती हैं, पेन हो रही होती है। बच्चियों को जो है वो नेवल पे पेन हो रही होती है, कमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही होती है। इसमें होम्योपैथिक की एक मेडिसिन मैंने पहले भी ये बताई थी, एक्जेंथॉक्सिलम। हाँ, बेस्ट मेडिसिन है। विदिन 10 to 15 मिनट्स अच्छा, आपको मिरेकल रिजल्ट देती है ये। बहुत सारे केसेस में ना हमारी माएँ बच्चियों को ये भी कहती हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी क्योंकि उसका बड़ा लॉन्गर रन में साइड अच्छा, इफेक्ट अब होगा। इसमें ये है, मैं अक्सर कहती हूँ कि जान निकल रही है तकलीफ हाँ, से हाँ, और मेडिसिन ना खाए बंदा। हाँ, ऐसा तो नहीं आपने होता सुना होगा ना, हमारी माएँ हाँ, अक्सर ये कहती हैं। होता है। हम जो है ना अपनी अम्मियों से ये चीज़ें सुनते सुनते बड़े हुए हैं ऐसे ही है। कि आप ये चीज़ें, लेकिन हाँ, पेन किलर जो आप खाते हैं, ख़ासकर जो पेन किलर स्पेसिफिक जो पेन किलर होती हैं हमारे, हमने ना वो उस एक स्पेसिफिक पेन किलर को अपनी पूरी बॉडी पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि बहुत एक हमारी गलत एक्सरसाइज है। वो हर एक चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, सर में दर्द है, ये पेन किलर खा लो। हमने बल्कि वो बादामों की तरह अपनी बैग में रखी होती हैं। जब वो खाते हैं ना ड्यूरिंग पीरियड्स तो ये अच्छा, अब ना बहुत सारे डॉक्टर हजरात भी अनफॉर्चुनेटली और बहुत सारे जो है ना वो बताने वाले भी थोड़ी सी गलत चीज़ें बता जाते हैं
कि हाँ ये करना चाहिए, ये करो, कुछ भी नहीं होता, ऐसा होता है। ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हो, इवन दो बच्चियों को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं पेन किलर के, तो उससे क्या होता है, उससे आपके पीरियड्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी ब्लीडिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो इफ़ेक्ट जो होता है वो आपके आहिस्ता 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 चीज़ें ख़राब करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये नहीं खानी चाहिए इतनी ज़्यादा, लेकिन मज़ायका नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप एक आधी पेन किलर खा लो कोई, लेकिन यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन डेज़ में अगर आप, बिकॉज़ 99% बच्चियाँ ठीक हो रही होती हैं वार्म चीज़ों से। हाँ। ठीक है, उसमें आप वाटर बोतल जो है वो तो वैसे वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रही होती हैं लड़कियाँ, वो आप रखो अपने पास। आप गर्म पानी का इस्तेमाल करो, आप दूध का इस्तेमाल करो, आप अंडे का इस्तेमाल करो, कैफीन से थोड़ा सा परहेज़ करो। तो ये चीज़ें करो तो आप नॉर्मल रहते हो। एक्सेंथॉक्सिलम अगेन क्यू में आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और जिसको बहुत ज़्यादा पेन होती है जिस बच्ची को, वो इसको उन 2-3 दिनों में स्पेसिफिक जो डेज होते हैं उसमें वो यूज़ करे तो वो पेन ठीक है। कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि ख़वातीन अक्सर मतलब यूरिन के दौरान ना उनको पेन फील होना, जलन होना, और जब वो टेस्ट करवाती हैं अपने तो टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसकी क्या वजह है, और आप इसका टोटका भी बता दें घरेलू क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेफर ये करती हैं, 90% तो ख़वातीन पाकिस्तान में ओबियसली सारी घरों में ही होती हैं, घरेलू हैं, तो वो प्रेफर ये करती हैं कि हम कोई टोटका जो है ना वो घर का ही हो, हम पहले उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके बाद हम होम्योपैथिक या इधर उधर कहीं जाएँ। तो यूट्रस के जितने भी मसाइल हैं ना, उसमें मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप वो खुराक खाओ जो आपके लिए हेल्दी है। हमारे ना ये जितने भी हार्मोन्स के इशू आ रहे हैं ना, इसकी 50 to 60% रीज़न हमारी डाइट है, हमारा अनहेल्दी फूड है, चिकन का इस्तेमाल है किसी भी सोर्स में, वो आप घर में। अब अच्छा, ये मसला अब ये होता है कि बच्चों ने बाहर से अगर नहीं खाना ना, जंक फूड हम कहते हैं नहीं खाओ, हम तुम्हें घर में चिकन बना देते हैं। अब बाहर से चिकन नहीं खाना, घर में चिकन बना देते हैं, लेकिन बनाना चिकन ही है। ईद आती है, आप देखते हो कि बच्चे ईद पे 4 दिन गोश्त नहीं खा पा रहे होते, मटन बीफ कहाँ खाते हैं, उन दिनों में भी चिकन बन रहा होता है। तो ये जो चिकन है ना, ये जितने भी हमारे हार्मोन्स के इशू हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और ये जितने भी हम कॉम्प्लिकेशंस फर्दर ब फर्दर एक डिस्कस करते हैं, उनकी रीज़न ये आ रही होती है। तो इसलिए वो डाइट इस्तेमाल करना जो आपके लिए, सादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करना, ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करना, फ्रेश फ्रूट्स का खाना, सीड्स को अपनी लाइफ साइकिलिंग का तो आप पहले भी काफ़ी बार बता चुके। सीड साइकिलिंग तो हमारे हार्मोन्स के लिए मिरेकल है। आप जितना सीड साइकिलिंग करते हैं, और वो अब तो इतना आसान बना दिया ना, अब तो आपको पूरा एक पैकेट बना हुआ भी मिल जाता है, ऑनलाइन तो कुछ भी मिल जाता है ना। अब आप जित सीड साइकिलिंग में जितने भी सीड्स चाहिए होते हैं उनका सारा पैकेट भी एक बना मिलता हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। वो भी सीड्स भी होते हैं, और उसमें आपके अदर नट्स वगैरह भी डाले होते हैं। ठीक है, हमारे बच्चियों को ये तरीका भी बता दें। सीड साइकिलिंग आपने बहुत बार बताया भी, इसको यूज़ करने का, खाने का क्या तरीका होता है? सीड साइकिलिंग में 2 तरीके, कुछ डाइट कॉन्शियस बच्चियाँ होती हैं। अच्छा, उनके लिए मैं एक स्मूदी भी बता देती हूँ कि आप स्मूदी के तौर पे, अगर आप वैसे इंटेक नहीं कर सकते तो आप स्मूदी के तौर पे वो कैसे इंटेक करते हैं। हम ओट्स लेते हैं, अक्सर हम नाश्ते में खाते हैं। हमने दूध में थोड़े से ओट्स डाले, उसमें हमने पम्पकिन सीड थोड़े से डाल दिए, फ्लैक्स सीड थोड़े से डाल दिए, हमने उसमें चिया सीड थोड़े से डाल दिए, नट्स में आप बादाम डाल दो, आप एक आधा अखरोट डाल दो, 2 आप खजूरें डाल दो, उसको रात भर भिगो के रख दो। ठीक है, उसको रख दिया, सुबह उठ के आप उसको, उसमें कोई फ्रूट डालना है तो डालो, जैसे आजकल चेरीज़ आई हुई हैं, आजकल जैसे पीच है, आप मैंगो है, तो आप उसको डालो और आप वो खाओ। अब उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका एक नाश्ता भी चला गया, ठीक है, वो आप डाइट, आपने अपना डाइट एक फूड भी खा लिया, और आपके वो जितने सीड्स थे वो सीड्स भी आपने इंटेक कर लिए, और प्लस आपने कैल्शियम भी इंटेक कर लिया, विटामिन्स वगैरह भी, सब कुछ। तो ये आपकी एक प्रॉपर आपके पास पैकेज आ जाएगा। हाँ, मील बन जाता है आपका, मील बन गया ना, में ये खा लें आप। और मील भी वो बना जिसमें आपकी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, वो तमाम इसमें चली गई। तो ये इतना मज़े का बनता है, इतनी वो बड़ा इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो ये इस तरह से भी ले सकती हैं। अदर साइड आप अगर आपको ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, हालांकि मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप डाल लो, और आप एक दिन इस नाश्ते को करो, आप
पराठे शराठे भूल जाओगे, आप कहोगे मुझे यही खाना है। अपना आप थोड़ा सा, अच्छा स्टार्ट में मुश्किल लगती हैं चीज़ें जब तक हम उनको शुरू नहीं करते। जब हम इसको इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं ना, फिर खुद दिल करता है, हल्का हल्का लग रहा होता है, बंदा कहता है प्यारा लगना चाहिए ना मुझे। तो ये चीज़ें जो होती है ना बच्चियों के लिए, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़वातीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि एक आधी मोटिवेशन होनी ज़रूरी है। वो आपकी बहनों की सूरत में हो या भाइयों की सूरत में हो, जो आपको इनकरेज कर सकें किसी भी जगह पे जाने के लिए, बात करने के लिए। आपके पेरेंट्स की सूरत में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो। ये एक आधी मोटिवेशन आपके हस्बैंड की सूरत में कोई ना कोई एग्जांपल आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। एग्जांपल भी होनी चाहिए, और एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। वो आप ढूंढ लें, आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। वो इंसान जो आपको कहे कि यू कैन डू इट, हाँ, आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाए, जो आपको ये कहे ना कि तुम ये कर सकती हो। ख़वातीन, हम जितनी भी ख़वातीन की बात करते हैं, 90% ख़वातीन ले आओ, वो इस एक फ़िक्रे पे चल पड़ती हैं। हम लोगों को एक पुश चाहिए होता है, और ऐसा एप्रिसिएशन चाहिए होती है। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि औरत जो है ना, वो पहाड़ एक जगह से सरका के दूसरी जगह से रख दे, और उसे सिर्फ ये कह दिया जाए कि तुमने बहुत अच्छा किया और तुम कैसी हो, तो वो बेचारी सब कुछ भूल जाती है, अपनी वो जितनी तंगियाँ होती हैं भूल जाती है। तो पॉइंट ये है कि मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बच्चियों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को तो मोटिवेट करने के लिए क्या है कि उनको अप्रिशिएट करें कि तुमने, अच्छा अब वो खा रही है, और हम कह रहे हैं अक्सर बच्चियां जो है डाइट शुरू करती हैं, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो छोड़ देती हैं। क्या तुम नए एक्सपेरिमेंट करी, वो छोड़ देती है वहीं पे। तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी थोड़ी सी तारीफ, कि ये इस तरह है ना, तो ये इस तरह हो सकता था, तो वो करेगी ना। तो ये जितने भी हमारे इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं, तो ये 50% तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा चलें, ये तो आपने उन बच्चों के बारे में बता दिया जो ऑलरेडी आप उनको अवेयर कर रही हैं कि आप सीड साइकिलिंग शुरू करें ताकि आप लॉन्गर रन में प्रॉब्लम से बच सकें। लेकिन जिनको अब ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो उनके लिए क्या मेडिसिन है? लिकोरिया में आप प्रोबायोटिक्स, जिसमें आप दही का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें, आप चिकन कुछ टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, छोड़ दें बिल्कुल। देसी मुर्गी कर सकते हैं ट्राई? देसी मुर्गी तो बहुत अच्छी है। जिनको हार्मोन्स के इश्यूज आते हैं ना, अच्छा मेरे टीचर हुआ करते थे, उनके पास अब अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, जब उनके पास कोई पेशेंट इस तरह का आता था, कोई बच्ची इस तरह की आती थी जिसको ये इशू होता था, वो स्ट्रिक्टली कहते थे कि चिकन नहीं खाना ना तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास आना, अदरवाइज ना आना। इतना स्ट्रिक्टली। हम तो मैं जितनी मर्जी मेडिसिन देता रहूं, अगर तुम चिकन खाती रहोगी तो क्या कोई फायदा नहीं है। हम तो आजकल ना, मेरे पास पेशेंट आते तो मैं बड़ा उनको फ्लाइटली कहूंगी, अच्छा चिकन कोई नहीं महीने में, क्योंकि मैं भी खुद उस एक्सरसाइज से गुजर रही होती हूँ ना। चिकन पसंद है, हाँ चलो यार तुम्हारा ना 1 महीने में दिल करता है ना, तो कोई नहीं, एक दिन चीट डे कर लेना। वो स्ट्रिक्टली कहते थे चिकन नहीं छोड़ना तो मत आना मेरे पास। पॉइंट ये है कि आप एक तरफ से मेडिसिन खा रहे हो, एक तरफ से आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो आपकी मेडिसिन 0 वर्क करेगी। 50% मेडिसिन वर्क करती है, 50% आपकी डाइट रूटीन वर्क करती है कि आप क्या रूटीन ले रहे हो। और हार्मोन्स के मिसाइल जो होते हैं ना, वो 50% इधर से होते हैं। कोई भी बीमारी है हमारी, सिर्फ स्पेसिफिकली हार्मोन नहीं है, कोई भी बीमारी है 50% इधर से होती है। अब लिकोरिया का अगर मसला आता है तो ये भी अनहेल्दी बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, तो उसमें आपको चिकन को छोड़ना पड़ेगा। हार्मोन्स का इशू है या लिकोरिया का इशू है, चिकन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। दही का इस्तेमाल अच्छा है इसके लिए, पाने के लिए चिकन को छोड़ दें कुछ। हाँ, मैं कल अपनी एक फ्रेंड को बोल रही थी, और वो बहुत ओबेसिटी के उसको इश्यूज आ रहे थे, तो मैं उसको कह रही थी कि तुम 15 दिन सज़ा दे लो खुद को, कहो मुझे किसी ने सज़ा दी है, हाँ, तो मैंने इस सज़ा को ना पूरा करना है। 15 दिन तुम खुद को सजा दो, 15 दिन के बाद तुम रूटीन पे आ जाओ। स्टार्ट में आपको अपने जो आपने एक चीज़ अपने लिए एक सेट करना है गोल, उसमें आप डेज कम सेट कर लें, एटलीस्ट आप 7 डेज पहले कर लें, फिर आप उस चीज़ को अगर आप फुलफिल किया है, हाँ, तो फिर 14 डेज कर लें, सब बढ़ाते जाएं और ट्रैक पे आने के लिए, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आप जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो, फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करो। अब मीठे से थोड़ा सा परहेज़ रखो, आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ ना करो। ये 2 चीज़ें तो निकाल दो ना अपनी लाइफ में, चिकन को निकाल दो और कोल्ड ड्रिंक्स को निकाल दो, मीठा भी निकाल दो। ये 2-3 चीज़ों को
15 दिन के लिए तो छोड़ो ना, लॉन्गर फिर इसका आगे, हाँ आगे देखते हैं फिर क्या होता है ना, क्या पता तुम्हारा खुद भी दिल करेगा मैंने नहीं खाना, क्या पता रिजल्ट आए तो मोटिवेशन मिल जाए। मोटिवेशन तभी मिलती है। एक ओबीस बच्ची को अगर कहो ना कि 15 दिन की डाइट करो, मुश्किल से कहो, अम्मी डांट डांट के कहे तुमने पराठा नहीं खाना, तुमने रोटी खानी, 15 दिन बाद जब वो अपना 2 किलो वजन कम देखेगी ना, वो देखेगी ना कि यार ये वो खुद उसमें वो मोटिवेशन आएगी, वो करेगी। तो 15 दिन तो करो ना, स्टार्ट होती है उस ट्रैक पे लाने की। तो लिकोरिया के लिए मेडिसिन की अगर हम बात करें तो पल्साटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने पहले भी बताया कि ख़वातीन की स्पेसिफिकली मेडिसिन है और ख़वातीन के जितने भी मसाइल हैं उनमें बहुत अच्छा वर्क करती है पल्साटीला। आप इसको 30 में यूज़ करवाना शुरू करो तो इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जब ख़वातीन को यूटीआई का प्रॉब्लम होता है तो वो टेस्ट करवाती हैं और डॉक्टर्स उनको एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक सजेस्ट जब उनको करते हैं वो एक लंबे अर्से तक एंटीबायोटिक खाती रहती हैं। आप हमें यही बताएं कि एंटीबायोटिक खाने से जो बॉडी है उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे लॉन्गर रन में, ठीक है, और कौन सी बीमारियां हैं जो एंटीबायोटिक से लग सकती हैं, स्पेशली यूटीआई की मेडिसिन खा के, और अगर कोई एंटीबायोटिक नहीं खाता तो फिर इसका होम्योपैथी में मुतबादल क्या है? अच्छा, सबसे पहले यूटीआई की जहाँ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं वहाँ हम उसके कुछ सिम्टम्स हमारे पास आते हैं यूटीआई के। उसमें होता है कि आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होती है। अक्सर पेशेंट जो होते हैं उनको बार बार यूरिन आ रहा होता है, लेकिन जब वो वॉशरूम के लिए जाते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। इसके साथ साथ पेन बहुत हो रही होती है, उनके नेवल में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली पेन हो रही होती है, पेट के निचले हिस्से में पेन बहुत ज़्यादा, हाँ, स्वेलिंग हो जाती है, जलन के साथ अक्सर ख़ारिश हो रही होती है। ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो यूटीआई से रिलेटेड होते हैं। एंटीबायोटिक्स खाना ज़रूरी है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर तो आपको उससे रिलेट करती मेडिसिन लेना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि अगर आपने मेडिसिन खाई है, आप ठीक हो गए हैं, 4 दिन बाद दोबारा से हो गया इन्फेक्शन, और मेरे पास बहुत सारे ऐसी पेशेंट हैं जो इस रूटीन के साथ आएँ कि हमें 3 महीने से 4 महीने से होता ही आ रहा है, थोड़ी देर बाद हो जाता है। तो इसका मकसद ये है कि बिहाइंड पे रीज़न कुछ हो रहा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से इश्यूज़ आ रहे होते हैं, और जब इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो ये एसिड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ना बच्चियाँ कुछ क्रीम्स ऐसी यूज़ कर रही होती हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ लुब्रिकेंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इश्यूज़ आ जाते हैं, वेजाइनल वॉश ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज़ आ जाते हैं। इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नोट करनी चाहिए और इनके ऊपर वर्क करना चाहिए। आप मेडिसिन खाते जा रहे हो, मेडिसिन ठीक कर रही है, लेकिन वो रूटीन ठीक नहीं हो रही तो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अब लॉन्गर रन में मेडिसिन इसलिए सजेस्ट नहीं की जा सकती कि आप हर टाइम नहीं खा सकते। ये तो एक 3 दिन का 4 दिन का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बिल्कुल, हाँ, चाहे वो होम्योपैथी की मेडिसिन हो या एंटीबायोटिक, नहीं खाई जा सकती, नहीं अपने आप को रिलाई करवाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आपका सबसे बेहतरीन हल ये है कि पानी का इंटेक अच्छा रखें। आप जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतना ये आपका इशू ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ ये जो होता है ये एसिडिक एक इशू आ रहा होता है, तो पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए। होम्योपैथिक में मैंने आपको जैसे बताया कि कैंथरस आप साथ में यूज़ करें, आप 1 से 2 दिन इसका इस्तेमाल करें, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगेन बात फिर वही कि इसकी कॉज, इसकी रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है अगर बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो, कि इन्फेक्शन की रीज़न क्या आ रही है। अच्छा, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वंस इन अ ब्लू मून अगर आपको कभी इन्फेक्शन होता है तो वो किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लम है बार बार इस सेंस में कि जैसे मैंने आपको कुछ रीजंस बताई स्पेसिफिक, अगर तो वो रीजन साथ चल रही हैं और फिर इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर तो आपको उन रीजंस को ख़त्म करना चाहिए। लाइक अगर आप कोई वॉशरूम ऐसा यूज़ करती हैं, आपको वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है, कोई लुब्रिकेंट ऐसा है, कोई आप क्रीम ऐसी यूज़ कर रही हैं, कुछ भी ऐसा यूज़ कर रही हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर तो उसको ठीक करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपने ठीक कर लीं लेकिन उसके बावजूद बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर जानना ज़रूरी है कि रीज़न क्या हो सकती है, और वक्ती मतलब बर वक्त जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्गर रन में मज़ीद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बचा जा सके। अच्छा, ठीक है, तो वेजाइनल हेल्थ को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए होम्योपैथी के एतबार से बताएं। अगेन आपके फूड इनटेक अच्छा होना चाहिए,
वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। वाटर इनटेक अच्छा और खाना अच्छा, हेल्दी डाइट लेना जिसमें आप ग्रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आप जितने लेते हैं वो आपके लिए अच्छी होती हैं। प्रोबायोटिक्स। एग्जैक्टली आप दही का इस्तेमाल करें, आप इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट जो है जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये चीज़ें इफ़ेक्ट आपके सिर्फ फेस पर ही नहीं डालती, ये आपकी पूरी बॉडी पर इसके इफ़ेक्ट्स डलते हैं ना। और आपकी बॉडी में गट हेल्थ आपका मेन एक होता है, आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको इन्फेक्शन नहीं होते। अब इन्फेक्शन क्या होता है, होम्योपैथिक में हम कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको बीमारी लग सकती है। अच्छा, इस तरह के इन्फेक्शंस भी आपको तभी ज़्यादा अफेक्ट करें? हर किस्म का इन्फेक्शन, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है, आपकी वाइटल फोर्स, हमारे में स्पेसिफिक बोला जाता है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना उन जर्म से, उन बैक्टीरिया से जो अनहेल्दी हैं। ठीक है। वो जब एंटर होते हैं आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी में एक वाइटल फोर्स मौजूद होती है। फोर्स मीन आपकी बॉडी में जंग करने के लिए पूरी एक फोर्स मौजूद है। अच्छा। अब आपकी उस बॉडी को होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है, उस वाइटल फोर्स को जो है मज़ीद पावरफुल बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है। अब अगर वो वाइटल फोर्स वीक है, अगर वो वाइटल फोर्स काम ठीक से नहीं कर रही तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, या उनको वर्किंग करने के लिए पावर ज़्यादा की ज़रूरत होगी, वो पावर मौजूद नहीं होगी। अब अगर वो पावर मौजूद नहीं होगी ना तो जितनी भी एक्सटर्नल पावर्स हैं वो अटैक करेंगी। जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, जितने भी वायरसेस हैं, जितनी भी इश्यूज़ हैं, वो सब अटैक उस वक्त ही करेंगे। तो इसलिए बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए या हम हेड टू टो जितनी भी बातें कर लें, जितनी भी डिजीज़ पे बात कर लें, जितने भी सिम्टम्स इकट्ठे कर लें, उसका 10% इस बात पे जाता ही जाता है कि हमने अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। हम वेजाइनल इश्यूज़ पे बात करें, वेजाइनल इन्फेक्शन पे बात करें, कुछ लोगों का कुछ ख़वातीन का इतना बढ़ जाता है कि वो फिर आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करती हैं, जिसमें परफ्यूम वॉश यूज़ करती हैं, जिसमें वो उसके अलावा केमिकल्स कुछ यूज़ कर लेती हैं, कुछ क्रीम यूज़ कर लेती हैं, जिससे वक्ती तौर पर उनकी वो जो एक स्मेल आ रही होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो है वो आप इस चीज़ में हमने अवेयरनेस हमें ये चाहिए ख़वातीन को कि इन सब चीज़ों को यूज़ करने में नुकसानात होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर ये चीज़ें नुकसानात दे रही हैं आपको, ठीक है, नुकसानदेह साबित हो रही हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? इसकी क्या हल है इसका? इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ना गैजेट मौजूद है, इसमें ना 150 चीज़ एक वक्त में हमारे पास आती है और इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आती हैं। ख़वातीन या बच्चियाँ बजाय कि किसी शॉप पे जाके, किसी डॉक्टर के पास जाके, किसी कंसल्टेंट के पास जाके पूछने से, या जो उसमें एक्सपर्ट कोई इंसान है उससे बात करने पे हेजिटेट कर रही होती हैं। वो क्या कहती हैं, यहाँ पे तो मैंने टाइप करना है, टाइप करके मैंने ऑर्डर करना है, ऑर्डर करके मैंने मंगवा लेना है। वो डिफरेंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की तो आपको ये जान के हैरानगी थोड़ी सी होगी कि ये जो हम अंडर आर्म रोलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, परफ्यूम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट जो ड्यूडेंट्स हैं ये एक कॉज होते हैं। क्यों कॉज होते हैं? बिकॉज़ ये जब हम इसको कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, उसका जो वो एक केमिकल है वो जा रहा है। हाँ, है तो मसनूई ना, बेसिक मसनूई है ना, और वो हमारी बॉडी में जाके और वो उसके अंदर जा रहा है। तो क्या होगा अगर तो वो ठीक नहीं है, अगर तो वो हार्मफुल है, तो वो जाके हमारे उन सेल्स को रप्चर करेगा। अगर तो वो उसमें कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो क्या होता है कि ये पूरी एक हमारी पूरी बाजू, हमारे पूरी बॉडी आपस में मिली होती है ना, इसकी नर्व्स आपस में जो है वो मैच कर रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और हमारे ब्रेस्ट से सारी पूरी बॉडी में जा रही होती हैं ये वेंस, तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये बहुत ही, जब इस बात पे बच्चियों को या हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आए तो उसको ये बात बताई जाए तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, परफ्यूम से कैसे हो सकता है, सब यूज़ कर रहे हैं और इतनी अच्छे टाइप के लिए। तो उसमें मैं अक्सर कहती हूँ कि ये जो हम अंडर आर्म्स रोलर इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें सबसे बेहतरीन हमारे पास होता है कि हम खुद से बना लें। तो अच्छा, और खुद से बना कैसे बनाएं? खुद से बना लें हम। अब खुद से आप कैसे बनाएंगे? जैसे अब जैसे गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, बिकॉज़ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप
के पास से स्मेल ना आए, ज़ाहिर बात है आपने डिफरेंट जगहों पे जाना होता है तो ये ज़रूरी होता है, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं ना वो ज़रूरत है, पसीने का भी बहुत ज़िंदगी है। ज़्यादा हाँ, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अर्के गुलाब लेना है, आपके पास कोई रोलर बोतल अगर पड़ी हुई है, आपने अर्के अगर नहीं भी है तो नो इशू, आपके पास स्प्रे की कोई बोतल है, आपने अर्के गुलाब लिया, आपने ना उसमें डालनी है फिटकरी। फटकड़ी, हाँ, आम मिल जाती है। हाँ, आम मिल जाती है। आप फिटकरी को डायरेक्ट भी उसके अंदर पीस डाल सकते हैं, वो खुद ही थोड़ी थोड़ी वो मैश होती जाती है। और अगर नहीं तो आप उसको जो है वो करके क्रश करके उसके अंदर डाल लें। अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा, वैसे तो उसके अंदर वो खुशबू आ जाएगी, फटकड़ी की वजह से आ जाएगी, हाँ, गुलाब के अर्क की वजह से। उसको आप जब भी आप शावर लें आप उसको स्प्रे कर लें। उससे क्या होगा कि पसीना बिल्कुल नहीं आएगा, और आपके जितने भी ये जो है ना टॉक्सिन्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन, अक्सर आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा, मर्द हज़रात बार्बर के पास जाते हैं तो उसने रखी होती है फिटकरी, जब कहीं पे कट लग जाए ना तो वो लगा देता है उधर। वो क्यों लगाता है? क्योंकि ये आपकी इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी वायरल जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उस टाइम पे अटैक करते हैं ना जो बैक्टीरिया, उनको वहीं पे वो ख़त्म कर देती है। तो इसलिए इन एक्सरसाइज को अपने वॉशरूम में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमन अब घर में ये जब नॉर्मली डेली बेसिस पे, जहाँ हम बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठे करके अपनी उस वार्डरोब में रख रहे हैं, वहाँ पे हम इन एक दो चीज़ों को की लिस्ट में आप शामिल करें, लाजमी करें। आपके घर आप गुलाब का अर्क लाजमी तौर पे, आप फिटकरी को लाजमी तौर पे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी, देखिए बच्चियों के लिए स्पेसिफिकली हमारे ये पॉडकास्ट करने का और इस सीरीज़ को चलाने का मकसद ये है कि अब भी अगर बच्चियाँ हेल्दी होंगी ना 16 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल में, तो आप 40-45 में जाके ना वो जो हमने मीनोपॉज और वो सारी चीज़ें रिपीट की थी ना, वो जो सिम्टम्स आती हैं वो अभी मेरे पास परसों एक पेशेंट आई और आप बिलीव करती हैं उनकी एज 45 to 46 होगी, तो वो कह रही हैं कि मुझे ना हार्ट का प्रॉब्लम है। वो कहती है मुझे स्टंट डलवा दो। अब स्टंट कैसे डले भाई, तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको लेकर बेचारी को जा रहे हैं उधर दिल के हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसकी ECG करवा रहे हैं, चीज़ें करवा रहे हैं, अब नहीं आ रही ना चीज़ें, नहीं हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको मसाइल आ रहे थे, वही उसकी सांस रुक रही थी, उसकी धड़कन तेज़ हो रही थी, वो लेटती थी तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। अच्छा, वो मेरी एक जानने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि आपके पास, मैंने उनको भेजा है, वो खातून आई मेरे पास, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मीनोपॉज स्टार्ट हो गया आपको? तो उसने कहा कि हाँ, कब से? 6 महीने हुए हैं कि पीरियड्स नहीं हुए। अच्छा, उसको तो सिम्टम्स ही वो आ रहे थे ना, अब उसको अवेयरनेस नहीं थी, अब उसके घर वालों को भी अवेयरनेस नहीं थी। सबसे बड़ा आप 16 अभी अब जिक्र करी थी कि 16 साल 17 साल की उम्र में लड़कियों को अगर पता होगा तो वो लॉन्गर रन में बच जाएगी मसले मसाइल से, लेकिन मसला ये है कि 16 साल और 17 साल की लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाता कि वो इन टॉपिक्स पे बात करें। हम इन चीज़ों को भी मायूब समझते हैं कि नहीं बात करनी चाहिए, जबकि बात करनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो वो सिम्टम्स उसको जो है ना, वो हमने जैसे डिस्कस किया था कि मीनोपॉज में ये सिम्टम्स आएंगे और ये सिम्टम्स नॉर्मल हैं। कुछ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ में बहुत कम आते हैं। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ज़ुबिया, जो अपने एक्सपीरियंस से बता रही थी कि UTI का प्रॉब्लम जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, वो किस वजह से होता है, उसकी रीज़न्स बताई, और इसके अलावा होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, इस बारे में भी गुफ्तगू की। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन इन टॉपिक्स पर उस तरह से बात नहीं कर पाती, डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन पाते ऐसे टॉपिक्स। हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।